चलिए शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने कल आर्टिकल 12 तक पूरी आर्टिकल 11 के बाद से शुरू कर दिए थे कहानी। आज पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 12। चूंकि पढ़ ही रहे हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की सारी बेसिक बातें मैंने आपको कल बता दिया है कि क्या होते हैं मौलिक अधिकार और कैसे ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा भी करते हैं और कैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी कर देते हैं। अब यही मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार की परिभाषा में हमने एक बात देखा था कि मौलिक अधिकार देश में राज्य और व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करने का तात्पर्य ये हुआ कि देश में क्या बना रहे हैं, वो व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं ताकि देश में कानून व्यवस्था अच्छे से लागू रह सके, किसी को कोई परेशानी ना हो सके, हर व्यक्ति को प्रॉपर अधिकार मिल सके। ये है आपका कहानी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मौलिक अधिकार जो है ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, देखिए ये शब्द आएगा पेपर में आपको, राजनीतिक लोकतंत्र। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ये बहुत डिटेल की चीजें हैं, मतलब बहुत डीपली बातें हैं, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। पेपर में सीधे सीधे आएगा, निम्न में से कौन से तत्व या निम्न में से कौन से संवैधानिक तत्व भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। पहला देगा मौलिक कर्तव्य, दूसरा देगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा देगा मौलिक अधिकार या आपातकाल। क्या आएगा? मौलिक अधिकार, केवल और केवल मौलिक अधिकार, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, केवल मौलिक अधिकार। और सामाजिक और आर्थिक असामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है वो कराएगा कौन? राज्य के नीति। ये अपना अगला कॉन्सेप्ट है, अपन आगे देखेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र को समझ लीजिए पहले, क्या है राजनीतिक लोकतंत्र। देखिए हमने मौलिक अधिकार में एक बात देखा कि अगर मान के चलो किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार का हनन होता है तो वो उसके अधिकार का हनन होगा तो कहाँ जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यहाँ पे जाएगा, वो अपने अधिकारों का जो हनन हुआ है उसके लिए गुहार लगाएगा, जाके बोलेगा कि भैया मेरा ये अधिकार नहीं मिला मुझे। तो राजनीतिक लोकतंत्र में आप देखेंगे कि जितनी भी देश में व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपके राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, जिनके माध्यम से व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होते हैं, वो आपके सारे के सारे अधिकार किसके अंदर जाते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको सीधे सीधे देख लीजिए। मैंने दे दिया एक मत का अधिकार, मान के चलो मैं एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। मत का अधिकार का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा, उसके पहले उसको मतदाता होना जरूरी है, तो मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये देखा जाए तो ये क्या है? हमारा कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, ये याद रखेंगे। ये कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। अब ये कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए सीधी सी बात है, जब आप इसको लागू करेंगे तो इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं, कानून व्यवस्था बनाई गई है। जब देश में से लागू किया जाएगा तो आप क्या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीतिक व्यवस्था को समान रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उसी में अधिकारों की बात आ जाती है कि भैया हमें चुनाव लड़ने का अधिकार मिल रहा है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी कैसा है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पे आप इसको मौलिक अधिकार के साथ लिंक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप भारत में मौलिक अधिकार के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए आपने ये देखा था कि राज्य ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति की, मैं यहाँ नागरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। तो जब ऐसा कोई कानून नहीं ही बनाएगा तो सीधी बात है वो किसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस के लिए, ठीक है ना? राजनीतिक लोकतंत्र। परंतु पेपर में ये कॉन्सेप्ट वाली बात याद रखेंगे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और ये करेंगे आपके कौन? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, ठीक है? फटाक करके एक पॉइंट डाल लीजिए मौलिक अधिकार में। लिखेंगे इसमें संविधान के भाग 3
अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये राज्य में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, बस छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे, बहुत सारा नहीं लिखेंगे अपन लोग। अब समझना है और खेलना है। अब आ जाइए सीधे मौलिक अधिकारों पे। भारत का संविधान आपने देखा, भारत का संविधान का भाग क्रमांक 3, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपको पूरे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के दिए गए हैं। ठीक है, इसी को वो मूल अधिकार कहेगा, इसी को वो मौलिक अधिकार भी कहेगा, दोनों एक ही है, डिफरेंस नहीं है। तो शुरुआत करेंगे अपन आर्टिकल क्रमांक 12 से, अनुच्छेद क्रमांक 12 कि पहले अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हर जगह मौलिक अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार एक शब्द मिलेगा, वो मिलेगा राज्य। राज्य 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 नागरिक, राज्य व्यक्ति, राज्य ये है क्या, ये राज्य, ये पता होना जरूरी है। क्या है तो देश, परंतु इसमें कौन कौन सी बातें शामिल होंगी और कौन नहीं शामिल होगा ये भी पता होना जरूरी। देखो पेपर निकालना रहता है ना, तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। क्या पढ़ना है ये तो पता होना चाहिए, पर क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा पता होना चाहिए। तो जो नहीं पढ़ना होता है वो आपका ऑलरेडी कंटेंट से बाहर हो जाएगा, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी डिफाइन हो जाएगा, तो फिर आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसे ही राज्य की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 12 में, और इस राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी ये इसमें बताया गया है। यही परिभाषा जब आप भाग क्रमांक 4 पढ़ेंगे, तो भाग क्रमांक 4 में जब आप आर्टिकल 36 पढ़ने जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां पे भी जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें भी राज्य की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। ये राज्य की परिभाषा और ये राज्य की परिभाषा दोनों आपस में क्या होंगी, समान होंगी, सेम होंगी। आर्टिकल 12 कहता है कि जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वही भाग 4 के अनुच्छेद 36 में समान रूप से लागू होती है। तो राज्य की परिभाषा एक ही है, हमारे लिए राज्य क्या है, एक ही है, चाहे वो 36 में हो चाहे आर्टिकल 12 में हो। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या होगा। चूंकि मौलिक अधिकार राज्य और नागरिकों के बीच में मिलेगा, मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्तियों के बीच में मिलता है। अब यहां पे आपने नागरिक पढ़ के आ गए हैं, कौन होंगे नागरिक। यहां आपने व्यक्ति पढ़ के आ गए हैं कि कौन होंगे व्यक्ति। अब पढ़ना है आपको क्या, राज्य। तो कौन कौन राज्य हो सकते हैं, 4 भागों में बांटा गया है राज्यों को। कैसे, कौन कौन भारत में राज्य के अंतर्गत शामिल होंगे। देखिए ये राज्य, पहला भारत की सरकार, ये हमारे लिए राज्य तो है ही भारत। ऐसे ही किसी राज्य की सरकार, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये भी हमारे लिए क्या है, राज्य की सरकार। तो मैं कह सकता हूं भारत की सरकार मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें बात करूं तो ये मैं सीधे कह सकता हूं कि ये विधानमंडल होगा, विधानमंडल जहां पे विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, ये होगा, ये राज्य है हमारे लिए। तो ये जो भी कानून वानून बनाएंगे, ये सब जो भी दायरे में आएगा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हमारे राज्य के अंतर्गत। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, देखिए प्राधिकारी और अधिकारी दोनों में फर्क होता है। कितनों को पता है कि प्राधिकारी और अधिकारी में क्या फर्क होता है। प्राधिकारी और अधिकारी, और अधिकारी देखो छोटा सा डिफरेंस बता देता हूं। जितने लोगों के सामने अथॉरिटी लगा रहेगा मतलब प्राधिकारी लगा रहेगा, मतलब वो खुद कानून बनाएंगे और खुद लागू कर देंगे। अधिकारी कानून नहीं बनाते, कानून लागू करवाते हैं। लाइक डीएम, डीएम इज नॉट अ प्राधिकारी, इट इज ओनली क्या, ऑफिसर। मतलब क्या है, वो एक अधिकारी है। गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसको लागू करेगा कौन, डीएम। परंतु मान के चलो अथॉरिटी हो गई, लाइक नगर पालिका, ग्राम पंचायत, अधिकारी नहीं है वो, क्या है वो,
प्राधिकारी है। ग्राम पंचायत खुद में अपने एक कानून बनाती है, उन्होंने कहा भैया यहाँ पे इतना नल का फीस देना पड़ेगा, इतना ये देना पड़ेगा। नगर पालिका ने कानून बना दिया कि रोड का टैक्स इतना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। सरकार से पूछे क्या? नहीं पूछे ना। खुद जिनके पास पावर होती है कानून बनाने की और उसे लागू करने की, वो सारे की सारी चीजें कहलाएंगी क्या? प्राधिकारी। प्राधिकारी एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। मैं अगर बात करूंगा कि राष्ट्रपति अधिकारी है कि प्राधिकारी है, राष्ट्रपति क्या है? अधिकारी है कि प्राधिकारी है? कुल मिला के देखा जाए तो प्राधिकारी है, वो अध्यादेश बना देता है, कानून बना देता है। परंतु मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस वाला कांस्टेबल हो गया, तो कांस्टेबल अधिकारी है कि प्राधिकारी है? अधिकारी कहलाएगा वो। परंतु उसी पुलिस डिवीजन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पद मिलेंगे जो क्या करेंगे? खुद लागू बनाएंगे, खुद नियम बनाएंगे, खुद ऑटोमेटिकली कर देंगे। परंतु हम इसको देखेंगे कि वो किसी ना किसी विधान को देखते हुए कानून को लागू कर रहे हैं, बना तो नहीं रहे हैं ना, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? आपके अधिकारी कहलाते हैं। तो प्राधिकारी और अधिकारी में छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी आएगा ना। देखो, एक लिखा मैंने स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी में क्या क्या आ जाएगा आपका? नगर पालिकाएं, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जितने भी चुनाव बुनाव होते हैं, आप देखो जिन जिन संस्थाओं में चुनाव होंगे वो सारे के सारे प्राधिकारी ही होंगे, आप देखना, उनको आप ऐसे नहीं कह सकते। और चौथे नंबर पे ले लेंगे अपन एक और क्या? अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी। अब इसमें अन्य प्राधिकारी का मतलब देखिए, स्थानीय प्राधिकारी तो आप समझ गए हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। स्थानीय प्रशासन जब आप पढ़ेंगे 243 के अंतर्गत, 243 के अंतर्गत, तो ये वही है। अन्य प्राधिकारी जैसे आपने देखा, एक मैं बता देता हूं आपको, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, भोपाल विकास प्राधिकरण, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंदौर विकास प्राधिकरण, हमारे स्यूनी में तो नहीं है, जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जबलपुर विकास प्राधिकरण। ये क्या है? कुल मिला के अथॉरिटी है जो क्या बनाएंगे? अपने प्रॉपर सिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कानून खुद से बनाएंगे और उसको खुद की खुद लागू भी करेंगे। इस प्रकार के कुछ अन्य प्राधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से मिलेंगे? जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, कुछ प्राइवेट चीजें, कुछ गवर्नमेंट चीजें। LIC भी प्राधिकारी है। LIC क्या करती है? खुद अपने नॉर्मल नियम बनाएगी, उन्होंने कभी ये पॉलिसी होल्डर के पास ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको पॉलिसी नहीं दे सकते या बेच नहीं सकते। तो क्या बनाया उसने? सरकार ने बनाई कि कानून उसके लिए? नहीं, उसने खुद ने बनाया, और खुद ने बनाने के बाद लोगों पे लागू भी कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्राधिकारी। और छोड़ो, एक ले लिया आपने BHEL, भेल। एक ले लिया आपने सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL, सेल। अब ये लोग क्या करते हैं? ये हैं आपकी क्या? भारत सरकार की कंपनियां हैं। ये सारी की सारी कंपनियां खुद अपने कंपनियों को चलाने के लिए अपने खुद के नियम गाइडलाइन खुद बनाएंगी और उनको खुद लागू करेंगी। ज़्यादा कुछ मत छोड़ सोचो आप। अपनी एकेडमी भी एक क्या किसके अंतर्गत आ जाएगी? एक प्राधिकरण के अंदर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे वही चीज़ चलेगी जो मैं चलाऊंगा, सरकार चलाएगी, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए चलाती है, परंतु वो गाइडलाइन नहीं देगी अपन को। यहाँ पे जो चीज़ चलाऊंगा वो कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा। तो IM कौन? अथॉरिटी। ठीक है, बहुत जल्दी नाम बदलेंगे अपन, द प्रदीप IAS एकेडमी की जगह प्रदीप IAS अथॉरिटी कर देंगे। ठीक है, तो एक नाम रुतबा बन जाएगा। तो कुल मिला के मैंने ये बात कहा कि जो राज्य के अंतर्गत शामिल चीजें हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। पहला भारत सरकार, दूसरा राज्य की सरकार, तीसरा स्थानीय प्राधिकरण, चौथा अन्य प्राधिकरण। और प्राधिकरण के अंतर्गत अगर स्थानीय प्राधिकरण की मैं बात करूं तो इसमें नगर पालिका, नगर पंचायत, जितनी भी आपके स्थानीय संस्थाएं हैं, प्रशासन की चीजें हैं, वो सब आएंगी। और अन्य प्राधिकरण में बहुत सारी चीजें आएंगी, परंतु कौन नहीं आएंगी ये पता होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा NCERT, सुना है NCERT के बारे में? आपने UGC के बारे में सुना होगा, UGC अंडर ग्रेजुएशन वालों के सुना है? ऐसे ही आपने बहुत सारे 1-2 संस्थाओं के नाम सुने होंगे। ये सारी की सारी संस्थाएं आपकी राज्य नहीं कहलाएंगी। तो जो नहीं कहलाएंगी उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, जो बाकी बच जाएंगी वो सब कहलाएंगी। ठीक है ना? तो कौन कौन सी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, ये आपको लिखना जरूरी है। तो लिख लेंगे पहले आर्टिकल 12 के बारे में लिखिए।
संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट में लिखेंगे अपन लोग। इसमें लिखिए अनुच्छेद 12 में संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए, मतलब भाग 3 में जहां जहां राज्य आएगा उसके लिए, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यहीं पे नोट करके लिख लें। इसी परिभाषा को संविधान के भाग 4 के लिए भी लागू किया जाता है। संविधान के भाग 4 के लिए भी लागू किया जाता है। जो राज्य भाग 3 के लिए है वही राज्य भाग 4 के लिए भी होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 12 राज्य के अंतर्गत निम्नलिखितों को शामिल करता है। नंबर पहला, भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद। दूसरा, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। नंबर तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकारी लिख लीजिए, सभी स्थानीय प्राधिकारी। और नंबर चौथा, अन्य प्राधिकारी। ठीक है, अब यहां पे केवल प्राधिकारी की परिभाषा लिख लो ताकि प्राधिकारी की परिभाषा आ जाए तो पता रहना चाहिए। ठीक है ना, लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 12 में प्राधिकारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है, किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, विधि मतलब कानून, उपविधि, आदेश या अधिसूचना बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके प्राधिकारी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, और माइनिंग सेटलमेंट। माइनिंग सेटलमेंट आपने देखा होगा, कोल माइंस वगैरह की जो माइनिंग्स होती हैं उनके लिए एक बोर्ड बनाए जाते हैं, उनके खुद के नियम चलते हैं उसमें। माइनिंग सेटलमेंट्स जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अब यहीं पे लिखेंगे अन्य प्राधिकारी में शामिल, अन्य प्राधिकारी में शामिल। शामिल निम्नलिखित राज्य होंगे। अन्य प्राधिकारी में शामिल निम्नलिखित राज्य होंगे।
अच्छा, ये जिनकी बात कर रहे हैं अपन, ये सब क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे, है ना। अपन राज्य तो पढ़ रहे हैं, बस अपन देख रहे हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो ग्राम पंचायत भी क्या है आपकी? एक राज्य है। नगर पालिका भी एक राज्य है। संसद भी राज्य है। विधानमंडल भी राज्य है। ये सब आपके क्या है? राज्य है। तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी जो राज्य कहलाएंगी? सबसे पहले पे डाल लीजिए जीवन बीमा निगम, LIC। UPPCS में आया ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होगा? LIC। नंबर दूसरे पे लिखेंगे ONGC। ONGC आप जानते हैं महारत्न कंपनी है, अभी ये सब पढ़ना है अपन को, है ना। ONGC हिंदी में बोलते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, है ना, आयोग। इसके बाद लिखेंगे विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं? आपकी राज्य कहलाती हैं। आए दिन आपने देखा उनका यूनिवर्सिटी ने एक अधिसूचना जारी कर दिया भैया कि अब से सेकंड सेमेस्टर के सारे विद्यार्थी फेल माने जाएंगे अगर उनकी अटेंडेंस 75% से कम होगी। तो क्या कर दिए उन्होंने? अधिसूचना जारी कर दी और लागू भी कर दिए। तो जितनी यूनिवर्सिटी होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी राज्य के अंतर्गत आएंगी। ठीक। इसके अलावा विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कानून बनाने का भी अधिकार है और उसे लागू करने का भी अधिकार है। जैसे मैं मतलब अपने एकेडमी के लिए कानून बना भी सकता हूं और मैं लागू भी कर सकता हूं। एक प्रकार का विधिक व्यक्ति कहलाऊंगा मैं। एक और लिखेंगे आप भारत पेट्रोलियम निगम। ये बड़ी बड़ी चीजें लिखवा रहा हूं मैं आपको, है ना, वैसे तो बहुत सारी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, सैनिक स्कूल की सोसाइटी, ये मुख्य बातें हैं। पर दो चीजें ये UPSC के लायक की चीजें हैं। देखिए, एक राज्य में मैं शामिल करूंगा राष्ट्रपति को। देखिए, राष्ट्रपति हालांकि संवैधानिक पद है, परंतु राज्य कैसे बन जाता है ये भी देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 123 है जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने की, मतलब अध्यादेश जारी करने की। और ये जो अध्यादेश होता है अपने आप में क्या होता है? एक कानून होता है। तो जब राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से आप देखेंगे अध्यादेश जारी कर देता है तो वो क्या कर रहा है? एक कानून बना के उसको लागू कर रहा है। तो क्या इसी संदर्भ में राष्ट्रपति भी राज्य कहलाया कि नहीं कहलाया? बिल्कुल कहलाएगा। तो राष्ट्रपति लिख लीजिए और स्टार मार्क कर देंगे 3-4 बार। पूरा पेज ही स्टार मार्क कर दो, मत कह रहा हूं, पूरा गोद दो पेज को, राष्ट्रपति को। फिर अगला, भारत का मुख्य न्यायाधीश। मैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो भी राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो भी राज्य कहलाएगा। अब ये कब कहलाएगा? देखो, तुम्हारी अभी मुख्य न्यायाधीश की बात करते, तुम हाई कोर्ट में तुम्हारी जो भर्ती हो रही है, सुनो, किसके माध्यम से हो रही है? संसद के माध्यम से या सरकार के माध्यम से कि हाई कोर्ट के माध्यम से हो रही कि नहीं हो रही है? तो वो हाई कोर्ट का जो जारी करता है, हाई कोर्ट खुद भर्ती नहीं लेता है, एक्चुअल में वो भर्ती कौन करवाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट कराता है, पर उसके लिए आदेश जारी कर देगा कौन? हाई कोर्ट। ठीक है ना। तो जितने भी न्यायालय हैं उसमें जब कभी भी किसी भी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति कराई जाती है तो उस संदर्भ में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या कहलाएगा? आपका राज्य कहलाएगा। अब जैसे मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती करना है, वकीलों की भर्ती करना है, अधिकारियों की भर्ती करना है, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए वही कानून लागू होगा जो कानून कौन बनाएगा? ये मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही आपने कैग को भी देखा था, आपने कैग में आपने देखा था आर्टिकल 148 के अंतर्गत 5वां प्रावधान मिलेगा आपको कि आर्टिकल 148(5) के अंतर्गत कैग अपने कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, परंतु किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर कर सकता था वो। तो इसलिए कैग नहीं कहला रहा है, क्योंकि उसको सिफारिश किसके माध्यम से करना पड़ता है? राष्ट्रपति के माध्यम, इसलिए वो नहीं कहलाया। परंतु यहाँ पे किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं, खुद बनाएंगे कानून और खुद लागू कर देंगे और भर्ती कर लेंगे। तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भी इन दोनों संदर्भ में आपके लिए क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे। ठीक है।
तो ये हैं आपके राज्य, मुख्य मुख्य। अब कौन कौन राज्य में शामिल नहीं होगा ये लिख लीजिए। रेलवे सब कहलाती हैं आपकी राज्य, है ना, रेलवे बोर्ड हो गया, ये सब राज्य में आती हैं। अभी आप दिमाग लगा ही सकते हैं। इवन आपका यूपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी एक राज्य है। यूपीएससी खुद अपने नियम से बनाता है, खुद अपने नियम से भर्ती करता है, ये सब राज्य है। अब निम्न में से राज्य नहीं माना गया है, या निम्न में से जो राज्य नहीं है उनकी बात देख लेते हैं कि कौन कौन राज्य नहीं होंगे। नंबर पहला, सबसे पहले पे नंबर पे डाल लेंगे आप NCERT, राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद। ठीक है। दूसरा डालेंगे ICICI बैंक, ये भी राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। जो मेन नाम है पेपर में पूछे गए हैं वो बता रहा हूं आपको। ठीक है। दूसरा लिखेंगे वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड समझते हैं आप? चलो अभी आएगा टॉपिक वक्फ बोर्ड का, बताऊंगा मैं आपको। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। ठीक। एक और लिखेंगे CSIR, ये तो टॉपिक ही है आपके, पढ़ने हैं आपको ये सब। CSIR का हिंदी फुल फॉर्म है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट BCCI, ये आपका जो भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड है, ये आपका, ये भी आपका राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि ये वही काम करेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। ऐसे ही CSIR, वक्फ बोर्ड हो गया, ICICI बैंक हो गया, आपका NCERT क्यों नहीं है आप ये भी समझिए। देखिए, ये अपनी मर्जी से निर्धारित नहीं करता सिलेबस। आप जानते हो अभी हाल ही में ये मुद्दा चल रहा था कि नरेंद्र मोदी को सिलेबस में शामिल किया जाए, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे। अब उसके लिए सोचो संसद में कितनी पचड़ हुई थी। केवल सिलेबस निर्धारित करने के लिए संसद में जब अगर पूरी बातें चल रही है तो इसका काय का अधिकार? कोई अधिकार नहीं है। ये तो चाहे तो NCERT ने कहा कि भैया प्रदीप साहू नाम का एक किस्सा डाल दिए इनने, तब कहलाता ये राज्य, पर नहीं कर पाया। कुछ भी करने से पहले इसको किसकी अनुमति चाहिए होती है? सरकार की अनुमति चाहिए होती है, तो ये राज्य नहीं कहलाएगा आपका। ठीक है। तो ये ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो राज्य नहीं कहलाएंगी आपकी। ठीक है। ऐसे ही जितने भी आपके निजी महाविद्यालय होते हैं, जितने भी आपके कॉलेजेस होते हैं, ये आपके राज्य नहीं कहलाते। ये सब किसी न किसी के अंतर्गत रहते हुए काम कर रहे हैं, किसी न किसी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सब राज्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है। तो ये था आपका अनुच्छेद 12। तो नहीं, इसरो DRDO नहीं आएगा, DRDO राज्य में आएगा, इसरो भी राज्य में आएगा, ये सब राज्य में आएंगे। ये सरकार के निर्देशन में काम नहीं करते। सरकार से नहीं पूछते ये कि हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, दंड करके कर देते हैं। अब सुनिए, अनुच्छेद 12 को आप लोगों ने समझा। अनुच्छेद 12 में कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, कौन राज्य होगा, कौन राज्य नहीं होगा, ये सारी बातें आपको दी गई है। ठीक है। अब डाल लीजिए अगली हेडिंग, अनुच्छेद 13। अच्छा, तुम्हारे पापा जी जो है क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? हैं? देखो, मैं आपको पॉलिटी में जीना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम फील करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तुम्हारे घर के पापा जी, मतलब घरे के होते हैं वो, तो राज्य कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ, नहीं कहलाएंगे। अरे तो अपना कानून बना रहे हैं तो ही तो राज्य कहला रहे हैं ना। तो राज्य कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे ये बताओ। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड कानून राज्य है कि नहीं है? नहीं है ना, बल्कि तुम होगी राज्य, है ना। ये बात हुई जरा कुछ मुद्दे की। हाँ, पापा राज्य कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? अच्छा, मम्मी और पापा में राज्य, बड़ा राज्य कौन सा है? और पापा छोटा राज्य हो गए।
देखो तुम पापा को राज्य मानो अथवा नहीं मानो, तुमने राज्य मान लिए तो ठीक है, मान लिए अगर उनके कानून कानून की बात तो ठीक है, नहीं तो वो राज्य से तुमको स्थानीय प्राधिकरण बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे वो, ठीक है। मार मार के तुमको ग्राम पंचायत बना देंगे वो, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक। चलो, तो राज्य ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो घर के जितने भी व्यक्ति हैं जो घर के हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो भी आपके क्या कहलाने लगेंगे, राज्य। व्यावहारिक रूप से लिख के मत आ जाना पेपर में कि हमारे पापा भी राज्य, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको केवल, ठीक। तो ये थे आपके क्या, राज्य। अब आ जाइए आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 13। पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। लिखिए, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकार का सजग प्रहरी बनाया गया है, सजग प्रहरी बनाया गया है। ये केवल एक सेंटेंस लिखवाया हूं, अब देखो इसके अंतर्गत कितनी सारी बातें हैं। आर्टिकल 13 ध्यान से देखेंगे, ये है अपनी संसद, ये बैठा है अध्यक्ष, ये बैठा है पक्ष, ये बैठा है विपक्ष, ये है अपना न्यायालय, तो अजीब सा न्यायालय है। अब देखो संसद ने, ध्यान से समझना है क्योंकि ये पॉइंट समझने वाला है, इसमें लिखना कम समझना ज्यादा है। संसद ने, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने मिलके एक बिल बनाया, बिल मतलब कानून बना दिया। अब कानून तो बना दिया, आप लोग जानते हो कि जितने नेता गण होते हैं, जितने भी नेता और जितने भी प्रतिनेता और दुनियादारी के जितने भी होंगे, इनको उतना नॉलेज नहीं होता जितना नॉलेज एक आईएएस अधिकारी के पास है, और आईएएस अधिकारी को भी उतना नॉलेज नहीं है जितना नॉलेज किसके पास होता है, यहाँ पे बैठे न्यायाधीश के पास है। समझ रहे हैं आप? अब इनने कानून बना दिए, कानून तो बना दिए केवल अपना और अपना फायदा देखने के लिए, अपना या अपने समुदाय के फायदा देखने के लिए बना दिया, परंतु वो कानून कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाता है परंतु दूसरे किसी लोगों का नुकसान कर देता है। ऐसा कोई कानून बन गया। अब हमारे भारत में ये प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है कि संसद या विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून अगर बनाती है तो सबसे पहले उसकी संवैधानिकता को चेक करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब जो भी कानून बनेगा सबसे पहले आएगा कहाँ पे, वो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आके पहले उसको चेक किया जाएगा कि क्या ये कानून भारत के संविधान में दिए गए जितने अधिकार हैं उनमें से किसी भी अधिकार को हनन तो नहीं करता है या उसका क्षरण तो नहीं कर देता है। कुल मिलाके मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कानून बनेगा आपका, वो कानून को चेक करने का काम करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब सीधी बात जब जैसे ही आएगी यहाँ पे, तो इसी के लिए एक शब्द उपयोग किया जाएगा यही प्रोसेस के लिए, इसे कहा जाएगा आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन देख लेना कैसे लिखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, यही है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब शब्द से समझो, न्यायिक मतलब न्यायालय, पुनरावलोकन मतलब किसी न किसी के उसके माध्यम से जान। इसी का एक और शब्द मिलेगा आपको, शब्द आएगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, ये शब्द मैं सब सारी की सारी चीजें आपको न्यायालय बताऊंगा, न्यायालय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी केवल समझ लीजिए ये दोनों शब्द इसमें मिलेंगे आपको। अनुच्छेद 13 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भारत के मूल अधिकारों में जो जितने मूल अधिकार दिए गए हैं उन सबका सजग प्रहरी बनाया गया है। मतलब जो भी कानून संसद, विधानमंडल या कोई भी बनाए, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना बनाए, उन सब कानून की संवैधानिकता को चेक करने का अधिकार दिया गया है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। अब दिक्कत ये हो गई कि कई बार संसद ऐसे कानून बनाती है जिसके कारण से ये बात सच है कि लोगों के मूल अधिकार हनन हो जाते हैं। कल न्यायिक अपन ने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़े थे,
उस नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने भले ही कानून नहीं बनाए, परंतु उसके कारण से कितने सारे लोगों को दिक्कत हो गई थी। तो 2017 में डिसीजन आया, बताओ वो 1961 की चीज का डिसीजन 2017 में आया। तो किसने दिया डिसीजन अंततः? सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं दिया, और लोगों की मदद की है कि नहीं किया। इसलिए ये क्या है, लोगों के मूल अधिकार का सजग प्रहरी है। अब कई बार ऐसा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद जो है, ये संसद है, ये संसद कई बार ऐसे कानून बना देगी जिससे ये बात तय है कि मूल अधिकारों का हनन तो होता है। अब जो भी कानून बनाएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, जीरो कर देगा, शून्य कर देगा कि भैया ये कानून तो लोगों के अधिकारों का हनन करता है। अब संसद को हो गई दिक्कत कि उन्होंने कहा अगर हम कोई भी कानून बनाएंगे तो ये तो बार बार हमारा कानून को कैंसिल कर देगा, दिक्कत वाली बात है। इसलिए इन लोगों ने एक प्रावधान बनाए। आप जानते हैं कि एक अनुसूची थी, जिस अनुसूची का नाम था अनुसूची 9, अपन ने देखे थे आगे चल के, ठीक है ना। अनुसूची 9 में आप देखेंगे कि वो सभी कानून को डाल दिया जाता है जिनका न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती। ये सब पॉइंट अभी आएंगे अपने धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने की या न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, और ये शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को चेक करने के माध्यम से की जाती है। आया समझ में? तो ये पॉइंट लिख लीजिए सबसे पहले, अनुच्छेद 13। अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना अनुच्छेद 13 में। समझ में नहीं आया क्या बोले? हाँ, नहीं देखिए ऐसा है कि न्यायालय की अधिकारिता को निश्चित करने का काम भी कौन करता है? संसद करती है। संसद चाहे तो अपने माध्यम से न्यायालय की कार्यकाल को या न्यायालय की शक्ति को सीमित कर सकती है, और उसने किया भी है ऐसा। उसी माध्यम से तो इन्होंने उसकी शक्ति को छीन के अनुसूची 9 बना ली है। अभी आएगा आर्टिकल 13 में एक प्रावधान मिलेगा कि किस कानून को विधि मानेंगे, किस कानून को विधि नहीं मानेंगे। अब भी वो टॉपिक भी आएगा अभी, ठीक है ना। लिखिए, इसमें आगे पॉइंट बना के लिखेंगे। अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय में हम किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की, है ना। ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, ऐसी किसी भी विधि को, विधि मतलब कानून को, शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों के असंगत है। असंगत मतलब उनका हनन कर रही है, उससे संबंधित नहीं है, जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। ठीक है। अब आर्टिकल 13 में जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दी गई है, ये भी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के माध्यम से इसका उपयोग करता है, और हाई कोर्ट भी जब करेगा तो हाई कोर्ट भी किस माध्यम से करेगा। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन या मूल अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार मुख्य रूप से तो सुप्रीम कोर्ट को है, परंतु किन्हीं किन्हीं मामलों में हाई कोर्ट भी करता है, याद रखेंगे। या हाई कोर्ट को भी मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है, संरक्षक माना जाता है। आपने देखा आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा आपने देखा, और न्यायिक पुनरावलोकन किसके पास है? न्यायालय के पास है पुनरावलोकन। और यही न्यायिक पुनरावलोकन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट अगर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को पालन करेगा, और हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के माध्यम से ये क्या करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का पालन करेंगे। अब पहले आर्टिकल 2 समझ लीजिए, आर्टिकल 32। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार? देखिए, मैं भारत में अपन यहाँ रह के कोचिंग चला रहा हूँ, अचानक से 2-4 पुलिस वाले आए
उनने बोले कि नहीं तुम नहीं पढ़ा सकते, तुम नहीं पढ़ा सकते, तुम नहीं पढ़ा सकते। मैं गया पुलिस स्टेशन में जाके मैंने बताया कि देखिए भैया मैं यहाँ से पास आउट हूँ, मैंने ये किया है और मेरे पास इतना नॉलेज है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। देखिए पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद उस फील्ड में सिलेक्ट हुए अथवा नहीं हुए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी शिक्षक बनाने के लिए नहीं पढ़ाता, वो तुम्हारे जीवन में तुमको अच्छा करने के लिए सिखाता है। तो मैंने सारी अपनी बातें रखा, तो मेरे तरफ से तो मैं क्लियर हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं लोगों को, परंतु फिर भी पुलिस स्टेशन वालों ने क्या किए, नहीं पढ़ाने दिए। अब मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं कहाँ चला गया, सीधे सुप्रीम कोर्ट। जा सकते हो आप, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मौलिक अधिकार आपके क्या हैं, न्यायोचित है, न्यायोचित है, वाद योग्य है, वाद योग्य है, इनमें डिसीजन दिया जा सकता है, इनमें आपका क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। जब कभी भी इनका हनन होगा, जब कभी भी मूल अधिकारों का हनन होगा तो डायरेक्ट आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। कई बार सुना होगा आपने, रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, आती नहीं आती न्यूज़पेपर में। एक्चुअल में 3 बजे गए थे वो लोग, एक्चुअल में। तो ऐसा नहीं है कि जाके सुप्रीम कोर्ट ठक 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 कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कुल मिला के क्या है, वो एक अपनी PIL दायर कर रहे हैं उस समय, ठीक है ना। तो रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया का तात्पर्य ये है कि वो लोग डायरेक्ट मूल अधिकारों के हनन होने के कारण कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए और डायरेक्ट वहां जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस स्टेशन में ये सारी बातें हुई तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये सारी की सारी सुनवाई करेगा किसके माध्यम से, आर्टिकल 32 के माध्यम से। हालांकि वो 124 के माध्यम से तो करेगा ही करेगा, परंतु चूंकि यहाँ पे मेरे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब इसमें सुनवाई करेगा तो वो क्या करेगा, अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। क्योंकि 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि मेरे किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो मैं न्यायालय जाऊंगा, न्यायालय अनुच्छेद 32 के माध्यम से, न्यायिक पुनर्अवलोकन के माध्यम से मेरी सुनवाई करेगा। एक बात, यही चीज अगर मैं हाई कोर्ट में जाता हूं तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत क्या होगी, सुनवाई होगी। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन की अवधारणा देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में 226 में मिलती है। पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हाई कोर्ट में जाएंगे तो ये संभावना है कि आपके पक्ष में डिसीजन आया अथवा नहीं आया। अगर डिसीजन पक्ष में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अंततः कहां जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए मौलिक अधिकार के लिए डायरेक्ट कह दिया गया कि एक काम करो भैया, कहां चले जाओ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो ये आप जानते हैं, अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई अपील नहीं होती, ठीक। इसलिए लिखेंगे इसी में, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत आप लोगों ने जब संविधान के स्रोत पढ़े थे तो उस स्रोत में आपने ये भी देखा था कि भारतीय संविधान में जो चीजें हमने लिए हैं, किन किन देशों से क्या क्या लिए हैं। तो आप जानते हैं न्यायालय की व्यवस्था या अपन ने जो राष्ट्रपति की बातें हैं, उनके चुनाव हर जगह से अपन ने अलग अलग देशों से लिए हैं। ऐसे ही न्यायिक पुनर्अवलोकन की अवधारणा भी लिए हैं। कहाँ से लिए हैं, कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, मतलब अमेरिका के संविधान से लिए हैं अपन लोगों ने। लिख लीजिए, न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत USA या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्टार मार्क कर लेंगे इसको। जिसकी शक्ति उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 को प्रदान की गई है। ठीक है, बस पॉइंट टू पॉइंट चलते चलिए, चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। आर्टिकल 13 यहां तक की कहानी तो स्पष्ट हो गई। इसी के अंदर दो चीजें और पढ़ना है आपको। आर्टिकल 13 के
4 हिस्से हैं देखा जाए तो। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), 13(3), 13(4), 1(13), 1 मेरा, 2(13), 2 मेरा, तो मेरे कितने हो गए अब? कितने हुए? 3। आर्टिकल 13 को आप देखेंगे 4 भागों में विभक्त किया गया, मतलब 4 इसके क्लॉज मिलेंगे आपको, ठीक है ना, जैसे ABCD रहते हैं ऐसे ही इसके 13 के 4। आर्टिकल 13(1), संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि। आर्टिकल 13(2), संविधानेतर, मतलब संविधान के पश्चात विधि। 13(3), विधि की परिभाषा, कौन विधि होगा कौन विधि नहीं होगा। विधि अपने गांव मोहल्ला की नहीं है, ये कानून वाली विधि है। और 13(4), आर्टिकल 68 को विधि के बाहर रखना, 13 के बाहर रखना, विधि नहीं समझा जाएगा वाली बात। कुल मिला के यही जो तुम पूछ रहे थे यही है वो, ठीक। पहला आर्टिकल 13(1), संविधान पूर्व विधि। संविधान पूर्व विधि अगर समझ रहे हो, भारत का संविधान लागू कब हुआ है रे भैया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ है। अब देखो, संविधान जो बनाया गया है हमारे यहाँ पे, आपने देखा है कि हमारे संविधान में कानून तो है, साथ ही साथ कुछ कुछ परंपराएं भी हैं, कुछ कुछ विधियां हैं, कुछ पौराणिक विधि है, कुछ स्थानीय विधि है। उन सब को मिला के अपन ने क्या बनाया है? कानून, संविधान बनाए। अब संविधान बन गया तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे पास संविधान है। जब संविधान नहीं था तो उसके पहले भी तो कानून थे ना, थे कि नहीं थे? अब ऐसी वाली बात आ गई कि बहुत सारे कानून ऐसे थे जो संविधान लागू होने के पहले बनाए गए थे, और उन कानूनों के कारण बहुत सारे लोगों का वर्तमान में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उनको कहेंगे अपन क्या? संविधान पूर्व विधि। ऐसे कानून जो संविधान लागू होने के पहले बनाए गए थे, पहले संविधान लागू होने के पहले, वे सारे कानून कहलाएंगे आपके क्या? संविधान पूर्व विधि। संविधानेतर विधि, संविधान लागू हो गया इसके बाद जो कानून बनाए जाएंगे वो कहलाएंगे। विधि की परिभाषा, जो विधि शब्द हम उपयोग कर रहे हैं उस विधि में कौन कौन सी बातें शामिल होगी। जैसे राज्य में देखा आपने कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन नहीं है, ऐसे ही विधि में कौन कौन सी भाषाएं शामिल होंगी, ये बात। और आर्टिकल 368 विधि नहीं माना जाएगा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले समझिए संविधान पूर्व विधि को, पहला पॉइंट इसका गौर से समझिए। एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं मैं आपको। मैंने यही अपन नर्मदा बचाओ आंदोलन का ले लो एक उदाहरण। मान के चलो वही नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1931 में लागू करते, उसको बनाने की बात करते, तो उस समय तो आपका संविधान लागू हुआ नहीं था, कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, खत्म हो गया। अब ये बनने लगा 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हो गया? संविधान लागू हो गया। परंतु नर्मदा आपका जो डैम वाला काम है वो तो चल ही रहा है अभी भी। बाद में जाके किसी लोगों को ये एहसास हुआ कि इस डैम के कारण हमारे मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। अब ये लोग आएंगे कहां पे? सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट को जाके बताया उन्होंने कि भैया ऐसे इसके कारण से हमारा ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पलटा। उन्होंने कहा अच्छा ये कानून तो तब बनाए थे, तो वो कानून कौन सा कहलाया आपका? संविधान पूर्व विधि या संविधान पूर्व का कानून। अब जब कभी भी उसमें कोई भी बातें शामिल की जाएगी या उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा तो आर्टिकल 32 के माध्यम से तो होगा, परंतु कौन से आर्टिकल को आधार बना के किया जाएगा? 13(1) के माध्यम से, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? यहां से सीधे सीधे सुनवाई करेगा और बोलेगा कि भैया ऐसे कानूनों को हम रद्द करते हैं जो इनके मौलिक अधिकारों का क्या करेगा? हनन करेगा। परंतु ऐसे कानून जो 13(1) के माध्यम से संविधान पूर्व के कानून हैं, ये संविधान लागू होने के बाद से ही रद्द माने जाएंगे, उसके पहले से तो ये लागू ही रहेंगे।
उसके पहले से ये लागू ही रहेंगे। ध्यान दीजिए, एक और उदाहरण, कोई कानून है 1950 के पहले बना, अब उसकी सुनवाई हो रही है 1990 में, संविधान लागू हो गया 50 में। 1920 का कोई कानून है, 1950 में हमारा क्या हुआ है, संविधान लागू हुआ है। 1920 का कोई कानून है, 1950 में हमारा लागू हुआ है संविधान, और इसकी सुनवाई हो रही है 1990 में। तो ये कानून कैसा हो गया आपका, 13(1) का कानून हो गया। ये तो हो गया कि नहीं हो गया, 13(1) के अंतर्गत आ गया, संविधान पूर्व। अब जब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ये बात आई तो इसने देखा, अच्छा सुनवाई किसकी कर रहा है, वो 1990 वालों की। इसने बताया कि ये तो कानून आपका संविधान पूर्व का कानून है, तो इसको ये क्या करेगा, अगर मौलिक अधिकार रद्द को हनन कर रहा है तो इसको क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा। परंतु 1920 से लेके 1950 तक ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। बस 1950 के बाद से ये क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसी के लिए एक शब्द आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, भूतलक्षी। भूतलक्षी सुने कि नहीं सुने? भूतलक्षी मतलब भूत लग गया वाला सिस्टम नहीं है। भूतलक्षी मतलब शुरुआत के ही एकदम जब बनाए गए थे उस समय से। तो इसको कहा जाता है आर्टिकल 13(1) भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी नहीं है मतलब जिस दिन बनाए थे उसी दिन से जीरो नहीं है, बाद में हो रहा है ये जीरो, तो ये क्या होगा, आपका भूतलक्षी नहीं माना जाएगा। संविधान के बाद से ये ऐसी विधि आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या समझ में आया ऐसा कानून आपको? आर्टिकल 13(1) संविधान के पहले बनाया गया कोई कानून रहा होगा, उसके लिए सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसे कानून कोई 13(1) के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे कानून भूतलक्षी नहीं होंगे। ये 1950 के बाद से शून्य घोषित कर दिए जाते हैं, परंतु 1950 के पहले ये लागू रहेंगे अपने पूरे। परंतु ऐसे कानून कैसे होना चाहिए, जो मौलिक अधिकार का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, उन्हीं की तो सुनवाई करेंगे, नहीं करेंगे इसमें। लिखिए इसके बारे में। पहले ये डायग्राम बना लो ऐसा, अनुच्छेद 13, 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). तो ये क्या होगा आपका, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, मतलब भूतलक्षी नहीं है, शुरुआत से लागू नहीं होता। लिखिए आर्टिकल 13(1) मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूं ना, पूरी डिटेल में लिखवा के, आप समझ तो गए हो पूरी चीज, है ना, शब्द से समझ ही जाओगे। आर्टिकल 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व ठीक पूर्व की भारत में प्रवृत्त ऐसी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हों। भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार, इनका हनन करती हो, भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं या है, शून्य होंगी, शून्य होंगी। कोई भी संविधान पूर्व विधि, आर्टिकल 13(1) में क्या है, संविधान पूर्व विधि है ना, कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभ से शून्य नहीं होती, प्रारंभ से शून्य नहीं होती। इसलिए यह भूतलक्षी नहीं है। ऐसी विधियां संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती है। जैसे ही संविधान की डेट आई उसके बाद से वो खत्म।
संविधान लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया कहला रही है आपकी, इसे ही कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। पेपर का मेंस का टॉपिक है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब देखो, यहां तक तो बढ़िया खुले में घूम रही है कानून, यहां पे आके क्या हो गई, ढक गई। ठीक है ना, यहां आके खत्म हो गई। तो इस सिद्धांत को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इंग्लिश में भी लिख लेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये पेपर में आएगा आपका, है ना। आच्छादन का सिद्धांत मेंस का टॉपिक है। मूल अधिकारों के संगत आच्छादन का सिद्धांत क्या है, ये पूछेगा। तो अब आपको एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, वो आर्टिकल 13(1) के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक और इसी में ऑब्लिक करके लिख लेंगे इसी को। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। ग्रहण का सिद्धांत, इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, आप जानते हो भारत में जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों को आप अपनी स्वेच्छा से त्याग नहीं सकते। ठीक है ना, परंतु अमेरिका में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं लोगों को, वो अपनी स्वेच्छा से त्याग देते हैं। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, परंतु आपको जो मिले हैं आप उनको त्याग नहीं सकते। आपके पास ये अधिकार ही नहीं है कि आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग दें। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए आर्टिकल क्रमांक 13(2) में संविधानेतर विधि, हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 13(2) संविधानेतर विधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और संविधान पूर्व विधि को क्या बोलेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। चलो, संविधान इतर विधि या संविधान के पश्चात की विधि पहले समझ लो, फिर लिख लेना। पर समझने में फोकस करो ना, लिखने में फोकस मत करो। संविधान लागू हो गया। अब 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा क्या हो गया, संविधान लागू हो गया। अब यहां पे संसद ने कोई कानून बनाया, तो तुम्हें पता है आर्टिकल 13 ने पहले ये व्यवस्था कर दिया है कि संसद वही कानून बनाएगी जो किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगी। मान के चलो संसद ने कोई कानून बना दिया और वो मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, तो आर्टिकल 13(2) के तहत ऐसी विधि क्या कहलाएगी, आपकी संविधानेतर विधि। संविधान लागू होने के बाद आपकी ऐसी विधि बनाई गई, तो वो संसद द्वारा बनाया गया कोई विधि या कानून अगर संविधान के भाग 3 के संगत में किसी को भी क्या करता है, हनन करता है या उसका हरण करता है, उसे असंगत कर देता है, तो ऐसी विधियों को आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत अपन क्या कहेंगे, संविधानेतर विधि। और ऐसी विधियों को सुप्रीम कोर्ट के पास जब लेके जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट इसे प्रारंभ से ही क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी, मतलब असंवैधानिक घोषित कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये क्या कहलाई आपकी, ये भूत लक्षी कहलाई, भूत लक्षी। अब इसको समझिए, कोई कानून बनाया गया 1952 में, मतलब संविधान लागू हो गया। उस समय लोगों को नहीं पता था, दिक्कत थी। ज्यादा दूर की मत छोड़ो, तुम ज्यादा अपने 1961 की कहानी ले लो। 1961 में डैम वाली बात आई थी, इसकी सुनवाई हुई है 2017 में। सुनवाई तो 2000 में हो गई थी, सन 2000 से सुनवाई होना शुरू हो गई नहीं हो गई। अब आप देखो ये जो कानून बनाए इन लोगों ने, ये जो काम कर रहे थे, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, इसका संविधानेतर विधि के अंतर्गत आ गया। अब इसकी सुनवाई हुई 2000 और 2017 में। अगर ये कानून किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो 1961 से ही क्या हो जाएगा, ये भूत लक्षी के प्रभाव से खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और उसका हर्जाना किसको देना पड़ेगा, उन लोगों को देना पड़ेगा जिसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। आया समझ में।
तो संविधानेतर विधि का तात्पर्य यह है कि संविधान लागू होने के बाद बनाया गया कोई ऐसा कानून जो भाग 3 के असंगत है या भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करता है, ऐसे सभी कानून को संविधानेतर विधि के तहत भूतलक्षी प्रभाव से ही क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, खत्म। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए। कोई कानून बनाए, इस कानून के मान के चलो ये कानून है, इसमें धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5 ऐसी धाराएं बनाई गई। ये भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करती, ये भी बराबर है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु इस अधिनियम की धारा क्रमांक 4 जो है, इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, केवल धारा 4 मौलिक अधिकार का क्या कर रही है, हनन कर रही है। तो ये अधिनियम है, ये तो कोई कानून है, इस कानून के 4-5 हिस्से हैं, इसी कानून का कोई एक हिस्सा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ये, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या बनाएगा, 2 तरीके में तोड़ेगा, 2 तरीके मतलब पृथक कर देगा, अलग अलग कर देगा, अलग अलग। एक बनाएगा इसका संवैधानिक भाग, मतलब संगत भाग जो भाग 3 के संगत है। एक बनाएगा असंवैधानिक भाग, असंवैधानिक भाग मतलब असंगत भाग। तो संवैधानिक भाग में 1, 2, 3 और 5, और इसमें आ गया 4। इसने कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, इसको पृथक कर दिया। तो ये संवैधानिक या असंगत भाग जो होगा ये तो लागू हो जाएगा, परंतु जो असंवैधानिक या असंगत होगा इसको क्या कर देंगे, असंवैधानिक घोषित करके शून्य घोषित कर देंगे। कहने का मतलब संविधानेतर विधि में एक प्रावधान और है कि कोई कानून 1950 के बाद अगर लागू होता है, मतलब संविधानेतर विधि है, और अगर उस कानून का कोई एक हिस्सा अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो केवल उस असंगत हिस्से को ही क्या किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा, बाकी पूरा की पूरा अधिनियम क्या रहेगा, आपका लागू हो जाएगा। तो ऐसे संविधान को अपन किस भाग में तोड़ रहे हैं, संगत और असंगत भाग में तोड़ रहे हैं। तो असंगत भाग को अपन क्या कर देंगे, लागू नहीं करेंगे, उसको शून्य घोषित करेंगे, बाकी लागू हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कानून को हमने यहां पे कर दिए हैं पृथक, पृथक मतलब अलग। इसी कारण से यहां पे एक सिद्धांत मिलेगा, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत देख लेना, ये है पृथक्करण का सिद्धांत। आया समझ में? ये मेंस में क्या टॉपिक है, यही तो आते हैं मेंस में। लोगों को समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बोलेगा भाग 3 के संगत में पृथक्करण का सिद्धांत को समझाइए, तो ये है पृथक्करण का सिद्धांत कि कोई कानून संवैधानिक और असंवैधानिक भाग में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तोड़ा जाएगा, और अगर उसका असंवैधानिक भाग किसी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो उसको प्रारंभ से ही क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। क्योंकि 13(2) के तहत जितने भी कानून होंगे सब क्या होंगे, कैसे होंगे, आपके भूत लक्षी कहलाएंगे, सारे के सारे प्रारंभ से ही शून्य हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये है आपका संवैधानिक। हाँ हाँ, देखो कृषि कानून पहली बात तो असंवैधानिक था ही नहीं। कहाँ था असंवैधानिक? वो केवल लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहा है, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो लोगों के फायदे के नहीं है, उसमें किसी का हनन थोड़ी हो रहा है कोई। मौलिक अधिकार का अगर वो होता तो वो तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता पहले ही और लागू नहीं होता, वो तो कैसे लागू हो जाता। ठीक है, चलिए लिखिए आर्टिकल 13(2) संविधानेतर विधि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इसमें लिखेंगे अनुच्छेद 13(2) संविधान के लागू होने के पश्चात संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती है।
भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को या मूल अधिकारों को छीनती है या सीमित करती है या न्यून करती है। ठीक है, ऐसी विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है। प्रारंभ से ही शून्य होती है, जो कि उल्लंघन की सीमा तक, उल्लंघन मतलब हनन की सीमा तक शून्य घोषित होती है। उल्लंघन की सीमा का तक मतलब ये 4 अगर उल्लंघन कर रहा है तो 4 है ना, उल्लंघन की सीमा तक घोषित होती है। इसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा जाता है। पृथक्करणीयता, पृथक्करण या पृथक्करणीयता। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में भी लिख लेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, इस सिद्धांत में अधिनियम को वैध और अवैध भागों में पृथक कर दिया जाता है। वैध और अवैध भागों में पृथक कर दिया जाता है। एवं केवल अवैध भाग को शून्य घोषित कर दिया जाता है। केवल अवैध भाग को शून्य घोषित कर दिया जाता है। चलो अब एक बात आप लोग थोड़ा सा सोच के बताएंगे, थोड़ा लॉजिकल भी लगाते चलेंगे। ठीक है, कोई कानून बना, ध्यान से समझिए, कोई कानून बना और ये कानून की धारा क्रमांक 4 जो है ये असंगत है मौलिक अधिकार के, तो हमने इसको अवैध घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट। परंतु ये धारा 4 का संबंध 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और 5 से भी है। अगर इस अधिनियम की धारा 4 नहीं रहेगी तो ये अधिनियम कोई काम का नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य हर धारा का संबंध किसी न किसी के साथ है। अगर एक भी धारा यहां से खत्म हो जाएगी तो पूरा की पूरा अधिनियम का जो मेन मोटो था, जो इसका मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूर्ति नहीं किया जा सकता। मान के चलो नागरिकता कोई ले लो, पहले उन्होंने बोला कि भैया भारत के नागरिक, दूसरे में बोल दिया कि वे भारत के नागरिक जो ऐसे ऐसे हैं, फिर तीसरे में बोल दिया कि वे भारत के नागरिक जो ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे उनका प्रावधान कर दिया है। फिर बोलेगा वे भारत के नागरिक जो ऐसे ऐसे हैं जिनका प्रावधान धारा 3 में है, उनके बारे में धारा 4 में था और फिर 5 में था। परंतु किसी एक धारा को हमने समाप्त कर दिए तो इस कानून का पूरा की पूरा मूल उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब बताओ ऐसे कानून का क्या करा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद उसने बताया कि धारा 4 तो भैया पूर्ण रूप से खत्म कर रही है, बाकी की 1 2 3 4 1 2 3 5 तो ठीक है, परंतु धारा 4 को हम रद्द करेंगे। धारा 4 के रद्द होने के कारण इस पूरे कानून का मूल उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे कानून को लागू किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा? कर सकते, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। तो असंवैधानिक घोषित कर दिया मतलब वो फिर से जाएगा संसद में। अरे देखो, तुम लोग इसको क्या समझे, अगर 4 खत्म कर दिए या पूरा अधिनियम खत्म कर दिए तो क्या संशोधन के माध्यम से फिर नहीं ला सकते? क्या ला सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई कानून संसद ने बनाई और संसद ने जैसे ही कानून बनाई तो संसद को पता चल गया कि इसका ये पॉइंट क्या है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। फिर वो बिल जाएगा कहाँ पे? संसद में, उसमें संशोधन करेंगे वो और संशोधन करके लागू कर देंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है।
अभी तो मैं केवल ये बोल रहा हूं कि प्रारंभिक स्टेज की बात कर रहे हैं अपन। अब भी नया नया कानून आया है और नया नया कानून गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया धारा 4 क्या है, इसकी असंवैधानिक घोषित हो रही है, असंगत है, अवैध है। परंतु धारा 4 का संबंध 1, 2, 3, 4, 5 से भी है और धारा 4 अगर अवैध कर देंगे तो पूरा की पूरा कानून का मुख्य उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तो ऐसे पूरे कानून को क्या करेंगे? अब पूरे कानून को ही क्या कर देंगे? अब रद्द कर देंगे। कौन मिला के बात ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को क्या कर देगी? पूरा की पूरा रद्द करेगी। तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी कानून को हम वैध और अवैध तरीके में तोड़ते हैं तो इसका अवैध तो हम हिस्से को क्या कर देंगे? असंवैधानिक या शून्य घोषित कर देंगे। परंतु इस अवैध हिस्से का संबंध वैध हिस्से से है और इसके खत्म होने से मूल कानून का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, तो ऐसे कानून को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अब संसद की हेडिंग है कि वो जाए, संसद में ले जाए, फिर से नया कानून बनाए और लेके आए। आया समझ? तो ये बेसिक की बातें हैं, ये इंटरव्यू लेवल की चीजें हैं। वो आपको ऐसी चीजें तो पूछते हैं कि आपका कितना पॉइंट ऑफ व्यू चलता है। अब आ जाइए आर्टिकल क्रमांक 13(3), अनुच्छेद 13(3). हाँ, अवैध भाग, बाकी का जो वैध भाग है वो लागू हो जाएगा पूरा। हाँ, ये लागू हो जाएंगे ना, बोल तो रहे हैं। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? वैध अवैध में तोड़ा आपने और जैसे ही अवैध भाग आपका घोषित आपने शून्य कर दिए तो वैध तो लागू होगा ना। तो जो 1 के प्रावधान है वो भी लागू होंगे, 2 के भी होंगे, 3 के भी होंगे और 5 के भी होंगे। बस किसके नहीं होंगे? 4 के लागू नहीं होंगे। परंतु ये 4 का संबंध इनसे होता सबसे, तो इसको अपन पूरा की पूरा अवैध कर देते। आया समझ में? ठीक, चलो आगे लिखेंगे आर्टिकल क्रमांक 13(3). इसमें लिखेंगे पहले समझ लो लिखने से पहले क्या है। देखो यहां पे जैसे उस वाले भाग में आर्टिकल 12 में बार बार तुमको राज्य 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 चल रहा था, यहां पे एक शब्द चल रहा है संविधान पूर्व विधि, संविधान इतर विधि, विधि विधि विधि। 2 बच्चियों का नाम हमारे यहाँ जुड़वा बेटी पैदा हुई थी हमारे घर साइड में, एक का नाम विधि, एक का नाम विद्या। विधि विधि, एक निधि। अच्छा, मेरे को लगा विधि 1 विधि स्क्वायर। चलो, ट्विंस बच्चियां हैं, बड़ी खूबसूरत बच्चियां हैं। आर्टिकल 13(3) आप देख रहे हैं यहाँ पे विधि, यहाँ पे विधि, जहां जहां विधि विधि। तो 13(3) में बताया गया है कि भैया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रहते हुए जो विधि है, विधि, उसमें कौन कौन से कानून शामिल होंगे, कौन कौन से कानून शामिल नहीं होंगे, इसके बारे में बताया गया है। कुल मिला के विधि की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, लिख लीजिए इसमें आर्टिकल 13 में। विधि के आर्टिकल 13(3) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश नियम, आदेश, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये भी है, ठीक है ना, रूढ़ि या प्रथा शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। बस कुल मिला के इसके अंतर्गत ये वाली बात आ गई कि कोई भी ऐसा कानून, चाहे वो अध्यादेश हो, चाहे वो कोई आदेश हो, चाहे वो कोई अधिसूचना हो, चाहे कोई प्रथा या रूढ़िवादी हो। अंडमान निकोबार जाओगे, वहां पे आपके भारत के कानून नहीं चलते, वहां पे उनके खुद के रूढ़िवादी प्रथाएं चलती हैं, खुद की उनकी चलती हैं। तो सारी चीजें आपकी क्या मानी जाएंगी? वो सारी की सारी विधि मानी जाएंगी। अब तुम्हारा सवाल अभी जी जो तुमने पूछे थे, देखो क्या है
अब एक बार ऐसा हुआ कि आप जानते हैं आर्टिकल 368 में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 368 संशोधन कर देता है, ठीक है। दो प्रकार के संशोधन आपने देखे थे इसमें, एक विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की बातें। अब एक बार सवाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए सब लोग और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सर एक बात बताइए, आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है, क्या उस संशोधन बिल को विधि मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? विधि मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया नहीं, वो विधि नहीं कहलाएगा, विधि नहीं कहलाएगा। अब यहां पे ध्यान देंगे, आगे चल के फिर आप देखेंगे 2-3 केस बनेंगे आपके, पंजाब राज्य वर्सेस आपके ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वगैरह के केस आएंगे, केशवानंद भारती वाले ऐसे केस आएंगे। तो उन केसेस में फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान संशोधन करते हैं उसे आप क्या नहीं मानेंगे? विधि नहीं मानेंगे। अब ये पूरी डिटेल में कहानी समझिए, थोड़ी सी कहानी बस है। शुरुआत में कह दिए कि विधि नहीं है, विधि नहीं है। अब एक सेंटेंस समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के अंतर्गत कहा है, 13(2) के अंतर्गत कहा है कि संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी। क्या नहीं बनाएगी? विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार या भाग 3 को क्या करती है? छीन लेती है या उसको खत्म कर देती है। अगर ऐसी कोई विधि बना देगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। एक तरफ ये भी कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को आप क्या कर सकते हैं या संविधान में संशोधन कर सकते हैं, परंतु किसके माध्यम से? आर्टिकल 368 के माध्यम से कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ गया कि अगर कोई बिल संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया तो संविधान संशोधन के माध्यम से आपने देखा 44वां संविधान 42वां संविधान संशोधन करके अपन ने 44वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको खत्म कर दिए। कर दिए नहीं कर दिए? तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का आपने क्या कर दिए? हनन कर दिए। पर अब ऐसी सिचुएशन कैसे कर ली है? क्योंकि शुरुआत में यह कहा गया था कि 368 के तहत बनाया गया कोई भी कानून क्या नहीं माना जाएगा? विधि या कानून नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। अरे जब 368 में बनाए गए कानून विधि ही नहीं है तो वो हनन कैसे कर रहा है? तो 368 की बात एक अलग हो गई। आगे चल के जब ये बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया 368 के तहत जो कानून बनाए जाएंगे, संशोधन बिल आएंगे, उनको भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम क्या मानेंगे? विधि मानेंगे, कानून मानेंगे। अब विधि जैसे ही बोल दिए उसको, तो सीधी बात है कि 368 के तहत संशोधन के माध्यम से भी आप मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। देखिए दो चीजें समझिए, थोड़ा लॉजिकल है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकते आप जो भाग 3 को क्या करेगी? खत्म करेगी, भाग 3 को खत्म करेगी। परंतु 368 के अंतर्गत जो भी संशोधन आएगा वो विधि नहीं माना जाएगा, मतलब कानून ही नहीं है वो। 368 के तहत जो भी कानून बनाया जाएगा वो 13 के अंतर्गत रहते हुए विधि ही नहीं है, कानून ही नहीं है। तो उससे अगर कुछ भी हनन अगर हो रहा है मौलिक अधिकार का तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। जब वो कानून ही नहीं है तो फिर कैसी समस्या वाली बात? परंतु बाद में कह दिया गया कि 13 के तहत और 368 के तहत जो भी कानून आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं? आपके कानून कहलाएंगे, मतलब विधि कहलाएंगे। अब जैसे ही 368 के अंतर्गत संशोधन बिल को विधि कह दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट लागू हो गया कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 को खत्म कर रही है, और 368 के तहत आप सारे की सारी चीजों में संशोधन कर सकते हैं। अब क्या हो गया? ये जो संसद थी, इस संसद के सामने दिक्कत खड़ी हो गई कि अब वो संविधान संशोधन के माध्यम से भी संशोधन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो विधि बन गया। इसी चक्कर में संसद ने एक आर्टिकल जोड़ा, उसी संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 13(4) को जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा गया? देखिए इसमें यह लिखा गया
कि आर्टिकल 368 मतलब संविधान संशोधन के अंतर्गत रहते हुए जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 13 के संगत में लागू नहीं होंगे, मतलब इसके अंतर्गत उसे विधि नहीं माना जाएगा। देखो मैंने कहा था ना कि संसद के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पास ये पावर थी तो उनने आर्टिकल 13A जोड़ दिया, मतलब 13(4) जोड़ दिए और इसको बना दिए संविधान का एक हिस्सा, और इसमें सीधे सीधे लिख दिए कि 368 के तहत बनाया गया संविधान संशोधन बिल जो होगा वो कभी भी विधि या कानून नहीं माना जाएगा। और जब संविधान में लिख दिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब तो लिखा ही दिए, कोई बात ही नहीं है। इसलिए 368 के तहत संसद कुछ भी कर सकती है, इसीलिए तो पावर है 368 के तहत, क्योंकि 368 आपका कानून ही नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका संविधान संशोधन कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, अभी आएगा ये अपना 368, बहुत आगे पढ़ेंगे अपन अभी इसको। छोटी सी बात थी बस ये। आर्टिकल 13(4) इसमें लिख लीजिए क्या संविधान संशोधन एक विधि है, एक विधि है। ठीक है, अब लास्ट में लिख लेंगे इसी को डैश करके लिख लेंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में कोई भी विधि नहीं होगी या कोई भी कानून नहीं होगा। अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं इसे चुनौती नहीं दी जा सकती, एवं इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, एवं इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखो एक बात, बस छोटा सा, बस 2 मिनट की बात और सुन लो। आपने लिखा है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होगा वो विधि नहीं माना जाएगा, कानून नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप तभी खटखटाते हैं जब कोई कानून आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, परंतु 368 कानून ही नहीं है, तो अगर ये हनन भी करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तभी तो लिखा ना कि इसको आप चुनौती नहीं दे सकते। अब समस्या खड़ी हो गई कि संसद यहाँ पे बन जाएगी तानाशाह, तानाशाह बन जाएगी तो कुछ भी कर सकती है वो तो ऐसे में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और शामिल कर दी कि भैया 368 के तहत आप मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु किसी भी मौलिक अधिकार का मूलभूत ढांचा खत्म नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं होना चाहिए। यहीं से निकला था आपका क्या? मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कि आप संशोधन करो, हम मना नहीं कर रहे हैं कि तुमने कह दिया कि भैया हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में जाने की हम अनुमति नहीं देते। कहने का मतलब से डैम है, डैम में बहुत ज़्यादा पानी भरा है तो नियम आ जाता नहीं आ जाता कि डैम के पास नहीं जा सकते, ठीक है, वो लोकहित की बात है, परंतु आपने 12 की 12 साल उसको 12 की 12 महीने लागू करके रखे हैं तो वो क्या कर रहा है? आपके मौलिक अधिकार का हनन करना शुरू कर देगा। तो आप कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएंगे या कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी मौलिक अधिकार का या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर समाप्त होगा। अब पूछा गया कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम समय समय पे बताएंगे, हम नहीं कह सकते कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। ये थी कहानी, ठीक है।
तो आर्टिकल 12 और 13 ये है आपका इसका पूरा, कल से शुरू हो जाएगा आपका आर्टिकल 14, 15। देखिए टाइम लगेगा पॉलिटी में, क्योंकि कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे, समझने वाली चीज़ें हैं, और समझोगे नहीं तो पेपर बनेगा ही नहीं। प्री भले ही निकाल लोगे परंतु मेंस नहीं निकलेगा, ये तय है। इसलिए चीज़ों को समझते समझते चलना है, ठीक है।